Jai Hind aspirants, this is Ahir and welcome you back to SSB Crack Exams. सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया को फाइनल इंटरप्रेटर और प्रोटेक्टर ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन कहा जाता है। सिंस इंडिपेंडेंस अब तक कई सारे ऐसे लैंडमार्क केसेस और जजमेंट्स हम देख चुके हुए हैं जो कि एक जीता जाता प्रूफ भी माना जाता है इस चीज़ के लिए। यानी कि कई सारे ऐसे प्रोविजंस जिसका इंटरप्रिटेशन किस तरीके से करना चाहिए वो अल्टीमेटली सुप्रीम कोर्ट तक जाके ही हमें पता हुआ था। कई सारे ऐसे डॉक्ट्रिन, बेस्ट एग्जांपल मैं आपको दे सकता हूँ तो बेसिक स्ट्रक्चर डॉक्ट्रिन वो भी सुप्रीम कोर्ट से ही हमें देखने को मिला हुआ है। तो आज के इस लेक्चर में हम ऐसे ही टॉप मोस्ट इंपॉर्टेंट एमसीक्यूज लेकर उन्हें सॉल्व करने की कोशिश करेंगे जो कि लैंडमार्क केसेस और जजमेंट से जुड़े हुए हैं, हमारी इंडियन जुडिशरी खासकर सुप्रीम कोर्ट से रिलेटेड। तो फर्स्ट एमसीक्यू यहाँ पर हम देखते हैं, इन विच ऑफ द फॉलोइंग केसेस डिड सुप्रीम कोर्ट रिकॉग्नाइज द राइट टू प्राइवेसी एज फंडामेंटल राइट अंडर द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया। केशवानंदा भारती केस, मेनका गांधी केस, केएस पुट्टास्वामी केस या एडीएम जबलपुर केस। अब देखिए इसका करेक्ट आंसर जो है वो केएस पुट्टास्वामी केस था। थोड़ा बहुत मैं आपको बैकग्राउंड बता दूं। आधार के बारे में हम सभी तो जानते हैं। आधार एक्ट जब पास हुआ, आधार मैंडेटरी किया गया था कि हर छोटी बड़ी चीज, हर छोटी बड़ी उपलब्धि के लिए, चाहे वो सरकारी हो या कहीं पर भी हो, ज्यादातर आधार ही मांगा जा रहा था। तो पुट्टास्वामी जी जो थे रिटायर्ड जस्टिस थे, सो उन्होंने अपना केस पिटीशन दाखिल किया हुआ था। यहाँ पर लंबी चौड़ी सुनवाई की गई कि ये जो देखो आधार में तो आपके बायोमेट्रिक्स लिए जाते हैं, तो नो डाउट आपके प्राइवेसी का कहीं ना कहीं यहाँ पर ना थ्रेट है। आप अपना पूरा डाटा सरकार के हाथ में दे रहे हो। सो यही चीज यहाँ पर डिस्कस की गई हुई थी और अल्टीमेटली सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि बिल्कुल राइट टू प्राइवेसी जो है वो आर्टिकल 21 के तहत फंडामेंटल राइट की तरह ही कंसिडर की जाएगी और आधार जो है राइट टू प्राइवेसी को ब्रीच करता है। इसी जजमेंट के ही बाद भारत सरकार ने एक स्टेप डाउन किया हुआ था और आधार को उन्होंने मैंडेटरी से वॉलेंटरी बनाया हुआ था। ये केएस पुट्टास्वामी जी का ही केस था, वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट लैंडमार्क जजमेंट्स दिए जा चुके हुए थे। अब बाकी केशवानंदा भारती जी का केस जो था वो 1973 में आया हुआ था, जो कि बेसिक स्ट्रक्चर डॉक्ट्रिन से डील कर रहा था। मेनका गांधी जी का केस भी कहीं ना कहीं आर्टिकल 21 से ही रिलेटेड था और एडीएम जबलपुर का केस वन ऑफ द मोस्ट हिस्टोरिक केस था। श्रीमती इंदिरा गांधी जी के टाइम फ्रेम में ये केस आया हुआ था, हम उसके बारे में भी और आगे पढ़ेंगे। नेक्स्ट मोस्ट इंपॉर्टेंट केस या फिर नेक्स्ट मोस्ट इंपॉर्टेंट एमसीक्यू, which case established the basic structure doctrine of Indian Constitution? Is that A. Golaknath case, B. Keshavananda Bharati case, C. Minerva Mills case, or D. S.R. Bommai case? And the correct answer is actually केशवानंदा भारती केस। थोड़ा बहुत मैं आपको बैकग्राउंड इसके बारे में बता दूं। देखिए सबसे पहला तो अगर मैं एग्जांपल दूं तो ए के गोपालन केस से इसकी शुरुआत होती है सिंस 1950, बाद में शंकरी प्रसाद केस, बाद में गोलकनाथ केस। यहाँ पर हुआ क्या कि सुप्रीम कोर्ट में ईच एंड एवरी टाइम ये क्वेश्चन लेकर गए हुए थे कि क्या पार्लियामेंट को ये पावर दिए गए हैं कि वो कॉन्स्टिट्यूशन के किसी भी हिस्से को चेंज कर सकते हैं, अमेंड कर सकते हैं। तो शंकरी प्रसाद केस में सुप्रीम कोर्ट ने थोड़ा बहुत नैरोवर व्यू लिया और उन्होंने ये कहा कि भाई देखो आर्टिकल 368 बिल्कुल पावर देता है, वो किसी भी हिस्से को चेंज कर सकते हैं। लेकिन गोलकनाथ केस 1967 में सुप्रीम कोर्ट ने एक यू टर्न लिया और उन्होंने कहा कि देखो आर्टिकल 13 जिसके बारे में बताता है वो क्लियरली कहता है कि फंडामेंटल राइट्स को आप अमेंड बिल्कुल भी नहीं कर सकते। उन्हें करने के लिए अंडर आर्टिकल 368 आपको एक नए कॉन्स्टेंट बॉडी को बिठाना पड़ेगा, कॉन्स्टेंट असेंबली को बिठाना पड़ेगा। यानी कि डायरेक्ट टसल यहाँ पर जुडिशरी, लेजिस्लेटिव और एग्जीक्यूटिव के बीच हुई थी। अब गोलकनाथ का केस आया हुआ था 1967 और यही वो टाइम फ्रेम था जब श्रीमती इंदिरा गांधी जी रूल कर रहे थे इंडिया में। सो हुआ क्या कि उन्होंने इन रिटर्न टू दिस 24th कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट पास किया गया था, जिसके तहत पूरे अधिकार, पूरे पावर जो हैं वो पार्लियामेंट के हाथ में दिए गए और ये कहा गया कि अंडर आर्टिकल 368 भारत सरकार, सॉरी इंडियन पार्लियामेंट को ये पावर दिया गया है कि वो किसी भी हिस्से को चेंज कर सकते हैं, इवन द वेरी आर्टिकल 368 इटसेल्फ, और जुडिशरी इसे रिव्यू नहीं कर सकती। तो यहाँ पर खामोशी से सुप्रीम कोर्ट वेट कर रहा था अपना अपनी चाल चलने के लिए। तो इसी बीच केशवानंदा भारती जी का केस आया। थोड़ा बहुत मैं बैकग्राउंड केशवानंदा भारती जी के केस के बारे में बता दूं। केशवानंदा भारती जी जो थे वो केरला में एक मठ के शीर थे, हेड प्रीस्ट थे केरला के एक टेम्पल के। केरला सरकार ने ऑर्डर पास किया हुआ था कि टेम्पल्स का देख रेख, निगरानी वगैरह वो उन्हीं के हाथ में लेंगे मैनेजमेंट का। सो बिकॉज ऑफ दैट ही वेंट टू सुप्रीम कोर्ट।
बहुत ही लंबा चौड़ा डिस्कशन सुप्रीम कोर्ट में हुआ, वन ऑफ द हिस्टोरिक केसेस, क्योंकि लगभग 13 जजेस बैठे हुए थे यहाँ पर कॉन्स्टिट्यूशन बेंच पर, और अल्टीमेटली इसी केशवानंदा भारती केस का रिजल्ट आप कह सकते हैं, दैट इज बेसिक स्ट्रक्चर डॉक्ट्रिन। रिमेंबर 24th कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट ने क्या कहा, एब्सोल्यूट पावर्स दिए गए हैं चेंज करने के लिए। तो सुप्रीम कोर्ट को लगा कि अच्छी बात है, नहले पे दहला देना पड़ेगा, तो 24th कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट को उन्होंने अपहोल्ड किया, कहा कि अच्छी बात है, आप चाहो तो किसी भी हिस्से को चेंज कर सकते हो, लेकिन आप बेसिक स्ट्रक्चर को चेंज नहीं कर सकते। अब सबसे बड़ा सवाल जो उठ खड़ा हुआ था, बेसिक स्ट्रक्चर है क्या? अब इसका भी क्लियर डेफिनेशन नहीं दिया गया। जब जब ज़रूरत पड़ती है तब तब सुप्रीम कोर्ट हो या हाई कोर्ट्स हो, अपने इंटरप्रिटेशंस के द्वारा हमें बताते जाते हैं कि बेसिक स्ट्रक्चर किसे कंसिडर करेंगे। जैसा कि रूल ऑफ लॉ की बात जब हम करते हैं, पार्लियामेंटेरियन सिस्टम जिसके तहत हमने अपना सिस्टम बनाया हुआ है, चाहे वो सेक्युलरिज्म, फेडरलिज्म जैसे कॉन्सेप्ट्स क्यों ना हो, ये सभी चीज़ें बेसिक स्ट्रक्चर का ही हिस्सा हैं, जिन्हें हम चेंज नहीं कर सकते। So this was a classic thing that has happened during the Keshavananda Bharati case. अगला एमसीक्यू यहाँ पर पूछा जा रहा है, विच ऑफ द फॉलोइंग केसेस ऑफ सेक्सुअल हरासमेंट गाइडलाइंस आर एसोसिएटेड विच विच लैंडमार्क केस, कि किस लैंडमार्क केस में सुप्रीम कोर्ट ने सेक्सुअल हरासमेंट से रिलेटेड गाइडलाइंस दिए हुए थे। आरवी सुसेक्स जस्टिसेस, विशाखा वर्सेस स्टेट ऑफ राजस्थान, केशवानंदा भारती केस या इंदिरा सवाने केस, एंड द करेक्ट आंसर इज एक्चुअली विशाखा वर्सेस स्टेट ऑफ राजस्थान। 1997 में आया हुआ था। सुप्रीम कोर्ट ने क्लियर गाइडलाइंस दिए हुए थे वुमेन को सेक्सुअल हरासमेंट से बचाने के लिए वर्क प्लेस में, और सेंट्रल गवर्नमेंट को, पार्लियामेंट को भी ताकीद दी गई थी कि आप भी जितना जल्दी हो सके उतना जल्दी गाइडलाइंस बनाइएगा, और अल्टीमेटली जाकर 2013 में सेक्सुअल हरासमेंट प्रिवेंशन, प्रोटेक्शन, प्रोहिबिशन ऑफ वुमेन एट वर्क प्लेस एक्ट 2013 पास किया गया था। तो विशाखा गाइडलाइंस हैव बीन वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट लैंडमार्क जजमेंट्स इन द हिस्ट्री ऑफ सुप्रीम कोर्ट। सो बी इज द राइट आंसर फॉर दैट। नेक्स्ट मोस्ट इंपॉर्टेंट एमसीक्यू यहाँ पर पूछा जा रहा है कि विच केस इज ऑल्सो नोन एज द प्रिवेंटिव डिटेंशन केस? इज दैट केस पुट्टास्वामी प्राइवेसी केस, गोलकनाथ केस, ए गोपालन केस, या यूनियन ऑफ इंडिया वर्सेस आजादी बचाओ आंदोलन? एंड द करेक्ट आंसर हियर इज एक्चुअली ए गोपालन केस 1950। अभी मैंने आपको रेफरेंस दिया हुआ था। देखिए ए गोपालन जी जो थे वो कम्युनिस्ट के लीडर थे, ठीक है, तमिलनाडु में थे। उन्हें किया गया था कि प्रिवेंटिव डिटेंशन के तहत उन्हें लगभग 2-2.5 साल के लिए कुछ जेल में रखा गया था। तो इमीडिएटली उन्होंने क्या किया, पिटीशन लेकर वो सुप्रीम कोर्ट गए हुए थे और कहा कि देखो, डोंट यू थिंक दिस इज अगेंस्ट आर्टिकल 21 ऑफ द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन, कि ये रेटिक पॉलिटी के खिलाफ नहीं है कि मुझे इस तरीके से डिटेन किया जा रहा है। तो दिस लैंडमार्क केस इज ऑल्सो कॉल्ड एज प्रिवेंटिव डिटेंशन केस। और हुआ क्या कि इस केस में सुप्रीम कोर्ट ने बहुत ही एक नैरोवर व्यू रखा हुआ था फंडामेंटल राइट्स का, खासकर आर्टिकल 21 का। तो सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि देखो, ड्यू प्रोसेस ऑफ लॉ हमें फॉलो करना पड़ेगा। प्रिवेंटिव डिटेंशन का मतलब ही यही है कि भाई तुम कुछ गड़बड़ी ना कर दो, इसलिए तुम्हें जेल में रखा गया है। यानी कि एक नैरोवर व्यू रखा गया और एक अपर हैंड पार्लियामेंट के हाथ में, लॉ के हाथ में दिया गया था। सो इसे आगे जाकर मेनका गांधी केस में इसे थोड़ा बहुत चेंज किया गया और वहाँ पर कंसिडर किया गया कि भाई राइट टू लाइफ के तहत इवन ना राइट टू ट्रैवल अब्रॉड, ऐसे कई सारी चीज़ें वहाँ पर कंसिडर की जा सकती हैं। सो ए गोपालन का केस पहला ऐसा केस था जहाँ पर सुप्रीम कोर्ट ने एक नैरोवर व्यू रखा हुआ था। Which case dealt with the issue of reservations and promotion for scheduled castes and scheduled tribes in public employment? Is that M. Nagaraj case, मंडल कमीशन केस, गोलकनाथ केस, या मिनर्वा मिल्स केस? तो खासकर पब्लिक एम्प्लॉयमेंट में एससीज और एसटीज का जो इशू था रिजर्वेशन को लेकर, उससे रिलेटेड ये यम नागराज केस में किया गया था, जो कि 2006 में आया हुआ था। अब यहाँ पर भारत सरकार ने ये अपहोल्ड किया, सुप्रीम कोर्ट ने ये अपहोल्ड किया कि देखो, गवर्नमेंट जो है इंट्रोड्यूस कर सकता है कोटा, खासकर प्रमोशन के लिए एससी एसटी एम्प्लॉयज के लिए, अनलेस एंड अनटिल वो पर्टिकुलर कम्युनिटी बैकवर्ड क्यों ना मानी जाए, इनएडिक्वेटली उसका रिप्रेजेंटेशन वगैरह हो, और साथ ही साथ उन्हें रिजर्वेशन प्रमोशन में प्रोवाइड करने से ओवरऑल एफिशिएंसी पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन की मार नहीं खानी चाहिए। यानी कि सरकार के पास क्वांटिफाइबल डाटा होना चाहिए, उसी के बेसिस पर वो आगे जा सकते हैं, अगर नहीं तो बिल्कुल भी नहीं। सो यम नागराज केस वाज वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट वन। The Mandal Commission recommendations were challenged in which landmark case? Is that M. Nagaraj case, Keshavananda Bharati case, Indira Savani case, या गोलकनाथ केस? And the correct answer is actually 1992 इंदिरा सवानी केस। थोड़ा बहुत मैं मंडल कमीशन के बारे में बता दूं। देखिए 1977 में मोरारजी देसाई जी की सरकार आई।
और उन्होंने मंडल कमीशन बिठाया हुआ था अदर बैकवर्ड कास्ट को रिजर्वेशन के लिए कंसिडर करने के लिए। बाद में हुआ क्या कि नीलम संजीव रेड्डी जी जबकि प्रेसिडेंट वो थे, तो उनके हाथ में ये रिपोर्ट जो है वो सबमिट की जा चुकी हुई थी, लेकिन कुछ काम यहाँ पर हुआ नहीं। अल्टीमेटली वीपी सिंह जी की सरकार जब आई हुई थी लगभग 10 साल बाद, तो वहाँ पर क्या किया गया कि वहाँ पर इस मंडल कमीशन के रिकमेंडेशन को कंसिडर किया गया और देर मंडल कमीशन के रिकमेंडेशंस को वहाँ पर लागू किया गया, जिसके तहत 27% रिजर्वेशन अदर बैकवर्ड कास्ट वालों को दिया गया। अब देखिए ऑलरेडी एससी एसटीज को रिजर्वेशन मिल रहा था, अब साथ ही साथ अदर बैकवर्ड कास्ट को भी दे रहे हैं, जनरल कैटेगरी वालों को क्या, ह्यूज क्वेश्चन मार्क। तो वही पिटीशन दाखिल किया गया था सुप्रीम कोर्ट में और सुप्रीम कोर्ट ने हर पक्ष को सुनने के बाद यही कहा कि इट इज़ नॉट वायलेटिव ऑफ आर्टिकल 16 सबसेक्शन 4, राइट टू इक्वालिटी के खिलाफ ये नहीं है। और पब्लिक एम्प्लॉयमेंट में जब हम निचले पिछड़े वर्ग के लोगों को रिजर्वेशन जैसा कॉन्सेप्ट दे रहे हैं, हम उन्हें एक चांस दे रहे हैं, ऑन पार लाने की कोशिश कर रहे हैं, इक्वल प्लेटफॉर्म दे रहे हैं उन्हें, क्योंकि कई ज़माने तक, कई सालों तक ये जो कम्युनिटीज़ हैं वो बैकवर्ड ही रही हैं। तो उन्होंने अपहोल्ड किया ये 27% रिजर्वेशन को। लेकिन अल्टीमेटली सुप्रीम कोर्ट ने एक और चीज़ भी कही कि देखो कुछ भी रिजर्वेशन हो, नॉन क्रीमी लेयर का सेक्शन वगैरह, ये जो कुछ भी चीज़ें हैं वो 50% से ज़्यादा क्रॉस नहीं होना चाहिए। 50% के अंदर ही रिजर्वेशन आपको रखना चाहिए। सो इट वाज बिकॉज ऑफ इंदिरा सवाने केस 1992। आज भी कई सारे स्टेट गवर्नमेंट्स भी ये ध्यान में रखते हैं कि जब वो रिजर्वेशन के बारे में सोचें तो 50% से ज़्यादा रिजर्वेशन का थ्रेशोल्ड क्रॉस ना करें, उसे ध्यान में रख के ही वो लोग आगे बढ़ते हैं। आइए नेक्स्ट एमसीक्यू लेकर हम उसे सॉल्व करने की कोशिश करते हैं। विच केस लेड टू द रिकॉग्नाइजेशन ऑफ द प्रिंसिपल ऑफ ड्यू प्रोसेस ऑफ लॉ इन द इंडियन लीगल सिस्टम? ड्यू प्रोसेस ऑफ लॉ किस केस में फॉलो करना पड़ेगा, पर रिकॉग्नाइज किया गया था इस प्रिंसिपल को, कौन सा केस था? इज दैट एडीएम जबलपुर केस, मेनका गांधी केस, केशव नंदा भारती केस या मिनर्वा मिल्स केस? एंड द करेक्ट आंसर इज मेनका गांधी केस। अब देखिए 1978 में हुआ क्या कि मेनका गांधी जी अब्रॉड जाना चाहती थी। देखिए दरअसल थोड़ा बहुत टसल इंदिरा गांधी जी के साथ उनका हुआ था। सो बिकॉज ऑफ दैट हुआ क्या कि उनके पासपोर्ट को यहाँ पर ब्लॉक किया गया था और वो बाहर नहीं जा पा रही थी। तो इमीडिएटली उन्होंने सुप्रीम कोर्ट को ना वहाँ पर उन्होंने पिटीशन दाखिल की और कहा कि दिस इज वायलेटिव अगेंस्ट फंडामेंटल राइट्स दैट हैज़ बीन गिवन। तो उसी के चलते यहाँ पर सुप्रीम कोर्ट ने एक वाइडर व्यू रखा और उन्होंने कहा कि आर्टिकल 21 के तहत यस it has been recognized कि even right to fly abroad, right to go abroad also comes under the right to liberty that has been given under article 21। और साथ ही साथ यहाँ पर चंद इंपॉर्टेंट से अपडेट्स ये भी दिए गए थे कि देखो जो प्रोसीजर एस्टैब्लिश्ड बाय लॉ है ना, उसे ड्यू प्रोसेस ऑफ लॉ की तरह हमें देखना पड़ेगा, जानना पड़ेगा। अब जाहिर सी बात है हुआ क्या कि जो कुछ भी लॉस एंड रेगुलेशंस होंगे वो फेयर, जस्ट और रीजनेबल होने चाहिए। महज जस्ट लॉ है इसका मतलब ये नहीं आप उसे ना किसी एक पर्सन की लिबर्टी को आप रोकने की कोशिश करोगे। बेस्ट एग्जांपल आप ए.के. गोपालन का केस ले लीजिएगा। क्या हुआ था वहाँ पर? प्रिवेंटिव डिटेंशन में इसीलिए रखा गया था क्योंकि एक एक्ट ऑलरेडी था, प्रिवेंटिव डिटेंशन के प्रोविजंस के तहत उन्हें बाहर नहीं छोड़ा जा सकता। सो यहाँ पर लॉ को जो है ना वो हायर अथॉरिटी दी गई थी और आर्टिकल 21 का एक नैरोवर व्यू लिया हुआ था। लेकिन वही मेनका गांधी जी के केस में ब्रॉडर व्यू लिया गया और बताया गया कि देखो महज लॉ होने से इसका मतलब ये नहीं कि आप किसी की पर्सनल लिबर्टी को रोक सकते हो। जो लॉ है वो फेयर होना चाहिए, करेक्ट होना चाहिए और रीजनेबल भी होना चाहिए। The doctrine of basic structure of the constitution was propounded in which year? 1967, 73, 1980 या 1989? And the correct answer is 1973। केशव नंदा भारती का केस 1973 में आया हुआ था। It was ultimately on 24th of April 1973 जब जजमेंट दिया गया था। सो इवन वामन राव का केस जब आया 1981 में, सुप्रीम कोर्ट ने फिर से रीइटरेट किया बेसिक स्ट्रक्चर डॉक्ट्रिन को और कहा, एक लाइन ऑफ डिमार्केशन उन्होंने दी कि देखो जो कुछ भी अमेंडमेंट्स जो है वो रिट्रोस्पेक्टिवली नहीं देखेंगे हम, यानी कि इस डेट के पहले जो कुछ भी अमेंडमेंट्स वगैरह केसेस हैं बेसिक स्ट्रक्चर में कंसिडर करने के हम उन्हें नहीं करेंगे, बाद उसके बिल्कुल हम करेंगे। द हेबियस कॉर्पस केस ड्यूरिंग द इमरजेंसी इन 1975 इज नोन एज? दरअसल केस का दूसरा नाम भी है यह हेबियस कॉर्पस केस। तो एडीएम जबलपुर केस, केशव नंदा भारती केस, गोलकनाथ केस, मेनका गांधी केस वन ऑफ द मोस्ट हाई प्रोफाइल केसेस था ये उस जमाने का, क्योंकि डायरेक्टली टसल श्रीमती इंदिरा गांधी जी के साथ ही था। देखिए इलाहाबाद हाईकोर्ट ने तो ना इंदिरा गांधी जी को माल प्रैक्टिसेस के तहत उन्हें डीबार किया हुआ था, 6 साल के लिए वो इलेक्शन लड़ नहीं सकती थी और नो डाउट जल्द से जल्द उन्हें प्रधानमंत्री पद से भी हटना था।
उन्होंने क्या किया, इमीडिएटली वही पिटीशन जो है सुप्रीम कोर्ट में वो लेके गए। तो वही दरअसल हेबियस कॉर्पस या फिर एडीएम जबलपुर का केस उसे माना जाता है। ये इमरजेंसी के टाइम फ्रेम में हमें देखने को मिला हुआ था। तो जाहिर सी बात थी कि कोर्ट ने यहाँ पर थोड़ा बहुत ना, अगर मैं ओपन टर्म्स में बताऊं तो थोड़ा बहुत एग्जीक्यूटिव के साथ ही उन्होंने साथ दिया हुआ था। सो वन ऑफ द मोस्ट कंट्रोवर्शियल केसेस भी इस एडीएम जबलपुर के केस को माना जाता है। In which case did Supreme Court recognize the right to education as a fundamental right for children in age group of 6 to 14 years? Is that Mohini Jain case, Unni Krishnan case, Keshavananda Bharati case, या case Puttaswamy privacy case? And the correct answer is Unni Krishnan case. अब देखिए, दरअसल उन्नी कृष्णन वर्सेस स्टेट ऑफ आंध्र प्रदेश का केस वन ऑफ द मोस्ट हिस्टोरिक अगेन इसे माना जाता है। अब ये केसेस ऐसा था जहां पर सर्टेन ऐसे प्राइवेट एजुकेशनल इंस्टीट्यूशन के फैसिलिटीज को चैलेंज किया गया था कि भाई जो स्टेट लॉस की कॉन्स्टिट्यूशनैलिटीज को है, जो फीस कैपिटेशन वगैरह जो चार्ज इंस्टीट्यूशंस करती है उस पर वगैरह रोक लगाना, रिजर्वेशन वगैरह के कॉन्सेप्ट्स को यहाँ पर रिकंसिडर किए गए थे। सो बिकॉज ऑफ दैट यहाँ पर रीट्रेट किया गया और बताया गया कि हाँ, फंडामेंटल राइट है चिल्ड्रन का, स्पेसिफिकली एज ग्रुप ऑफ 6 to 14 के बीच। द कॉन्सेप्ट ऑफ पब्लिक इंटरेस्ट लिटिगेशन वाज इंट्रोड्यूस्ड इन विच केस? एसआर बोमाई केस, हुसैन आरा खातून केस, केशवनंदा भारती केस और मेनका गांधी केस? एंड द करेक्ट आंसर इज एक्चुअली हुसैन आरा खातून केस। अब देखिए 1979 में कपिला हिंगोरानी जी, दरअसल उन्होंने पिटीशन फाइल किया हुआ था और उन्होंने मांग की सुप्रीम कोर्ट में कि देखो ऑलमोस्ट 40,000 जो अंडर ट्रेल्स हैं पटना जेल में, उन्हें उन पर ना रिलीज किया जाए या ऑलमोस्ट ऑल उन पर कार्रवाई जल्द से जल्द की जाए। तो ये सुप्रीम कोर्ट के जो बेंच लीड कर रहे थे इस केस को, दरअसल जस्टिस पीएन भागवती जी थे। और हम सभी को भी पता है कि पब्लिक इंटरेस्ट लिटिगेशन जो है वो नो डाउट जस्टिस पीएन भागवती जी की ही देन है इंडिया में। सो यहाँ पर एक चीज़ लाई गई कि देखो, ये जो लोकस स्टैंडी का कॉन्सेप्ट अब तक हम फॉलो कर रहे हैं उसे फॉलो करने की जरूरत नहीं है। विक्टिम अगर नहीं है तो ऑन बिहाफ ऑफ विक्टिम कोई भी उसका रिप्रेजेंटेशन देकर पिटिशन दाखिल कर सकता है। तो पब्लिक इंटरेस्ट लिटिगेशन का कॉन्सेप्ट पहली बार हमें हुसैन आरा खातून केस में ही देखने को मिला हुआ था। In which case did Supreme Court recognize the right to speedy trial as fundamental right under Article 21 of the Constitution? अब देख रहे हैं कि किस तरीके से सुप्रीम कोर्ट एवॉल्व हो रहा है, वो अपने जजमेंट्स को चेंज कर रहा है, वो अपनी पहुंच, अपनी रीच को चेंज कर रहा है। सो इज दैट हुसैन आरा खातून केस, केशवनंदा भारती केस, मेनका गांधी केस या एडीएम जबलपुर केस? एंड द करेक्ट वन इज अभी जिसके बारे में हमने पढ़ा हुआ था पब्लिक इंटरेस्ट लिटिगेशन का, तो उसी में भी सुप्रीम कोर्ट ने यह इंपॉर्टेंट सा जजमेंट दिया और रिकॉग्नाइज किया कि भाई राइट टू स्पीडी ट्रायल। अब देखिए, जस्टिस डिलेड इज नथिंग बट जस्टिस डिनाइड। सही टाइम पर जस्टिस मिलना चाहिए। ऐसे कई अंडर ट्रेल्स अभी भी जेल्स में पड़े हुए हैं सालों से, जिनका कन्विक्शन नहीं हुआ, बस वो अक्यूज्ड हैं और अंत में उन्हें बाइज्जत बरी किया जाता है क्योंकि कोई प्रॉपर एविडेंस नहीं मिलता, या फिर उन्होंने वो गुनाह किया ही नहीं होता है, या फिर फॉल्स टर्म्स एंड टर्मिनोलॉजीज पर उन्हें अरेस्ट किया गया है। सो बिकॉज ऑफ दैट राइट टू स्पीडी ट्रेल को भी हम फंडामेंटल राइट की तरह कंसिडर करेंगे अंडर आर्टिकल 21 ऑफ द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन। नेक्स्ट मोस्ट इंपॉर्टेंट केस या जिसके बारे में पूछा है, जब जुडिशियल रिव्यू पावर ऑफ सुप्रीम कोर्ट इज इम्प्लिसिट इन विच आर्टिकल ऑफ द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन? 32, 136, 142 या 226? एंड द करेक्ट आंसर इज एक्चुअली आर्टिकल 32, जिसे हार्ट एंड सोल ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन कहा जाता है। राइट टू कॉन्स्टिट्यूशनल रेमेडीज आर्टिकल 32 के तहत सुप्रीम कोर्ट को दिया जाता है। तो सुप्रीम कोर्ट जुडिशियल रिव्यू कर सकता है एग्जीक्यूटिव के ऑर्डर्स को, पार्लियामेंट के एक्ट्स को, और बता सकता है कि क्या वो नल एंड वॉइड हैं या फिर वैलिड हैं। सो जुडिशियल रिव्यू का पावर सुप्रीम कोर्ट को मिलता है। अब साथ ही साथ आर्टिकल 32 सुप्रीम कोर्ट के लिए, आर्टिकल 226 हाई कोर्ट्स के लिए हैं, जिसके तहत वो व्रिट्स इश्यू करके जुडिशियल रिव्यू का इस्तेमाल कर सकते हैं। The Bhopal gas tragedy case saw the application of which legal principle for compensating the victims? One of the most worst human tragedies की बात हम करें तो भोपाल गैस लीक उसमें से एक होगा। तो एब्सोल्यूट लायबिलिटी, स्ट्रिक्ट लायबिलिटी, विकेरियस लायबिलिटी या जॉइंट लायबिलिटी? एंड द करेक्ट आंसर इज स्ट्रिक्ट लायबिलिटी। देखिए, कई हजारों लोगों की जानें वहां पर गई हुई थी। सो स्ट्रिक्ट लायबिलिटी का क्लॉज यहाँ पर इस्तेमाल किया गया था भोपाल गैस ट्रेजेडी में, और कॉम्पेंसेशन प्रोवाइड करने की बात यहाँ पर की गई थी। The next MCQ is the 9th Amendment Act of 1960 provided that the transfer of disputed territories to Pakistan from India was legal. Was that Golaknath case, Menaka Gandhi case, Berubari Union case, Keshavananda Bharati case? And the correct answer is Berubari Union case. थोड़ा बहुत मैं आपको बैकग्राउंड बता दूं
तो हुआ क्या कि ईस्ट पाकिस्तान अभी बांग्लादेश नहीं था, सो ईस्ट पाकिस्तान को बिरुबारी यूनियन की टेरिटरीज यहाँ पर सौंपने की बात की गई थी। तो पिटीशन गया हुआ था सुप्रीम कोर्ट में, ये कहकर कि भाई ऐसा नहीं कर सकते, इंडियन टेरिटरी इंडियन सॉवरेन कंट्री है, तो उसकी टेरिटरीज आप किसी फॉरेन टेरिटरी को कैसे दे सकते हो। महज एग्जीक्यूटिव ने ऑर्डर पास किया या पार्लियामेंट ने सिंपल मेजोरिटी से कुछ एक्सेप्ट किया, तो वहाँ पर आर्टिकल 3 को लेकर बहुत ज़्यादा विवाद चला। थोड़ा बहुत आर्टिकल 3 के बारे में बताता हूँ। अब देखिए आर्टिकल 3 जो है वो खुली छूट देता है पार्लियामेंट को कि भाई वो किसी भी स्टेट्स को रीऑर्गेनाइज कर सकते हैं। स्टेट को तोड़ के दो बनाओ, दो तोड़े टूटे हुए स्टेट्स को एक बनाओ, बाउंड्रीज आप उनके अल्टर करो, उनका नेम वगैरह चेंज करो। सुप्रीम कोर्ट में जब पिटीशन गया तो उन्होंने यही कहा आर्टिकल 3 आपको छूट जरूर देता है, लेकिन विद इन द फोरफोल्ड ऑफ इंडियन सॉवरनिटी। किसी फॉरेन या एलियन टेरिटरी को आप इंडियन टेरिटरी ऐसे ही सौंप नहीं सकते। सौंपने के लिए आपको कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट लाना पड़ेगा। तो उसी के चलते पंडित नेहरू जी की सरकार ने ये 9th कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट लाया हुआ था 1960 में, जिसके तहत बिरुबारी यूनियन के टेरिटरीज ईस्ट पाकिस्तान आज के बांग्लादेश को दिए गए थे। बाद में उसकी लीगैलिटी को अपहेल्ड किया हुआ था क्योंकि कॉन्स्टिट्यूशन ने उसे कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट के द्वारा उसे अडॉप्ट किया गया था। The Keshavananda Bharati case primarily dealt with the limitations of the power to amend which part of the constitution. Is that part 2, part 3, part 4, part 4A, and the correct answer is part 3 of the Indian constitution. जो लंबे चौड़े अरसे से शंकरी प्रसाद, उसके बाद गोलकनाथ केस में तो वही चीज रिट्रेट की गई थी ना कि आप फंडामेंटल राइट्स को अमेंड नहीं कर सकते। आर्टिकल 368 बस आपको प्रोसीजर देता है, पावर नहीं देता। तो केशवानंदा भारती केस में भी यही चीज बताई गई कि पार्ट 3 ऑफ द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन फंडामेंटल राइट्स जो है वो बेसिक स्ट्रक्चर का हिस्सा है, और कोई भी चीज जो बेसिक स्ट्रक्चर का हिस्सा है आप उसे चेंज नहीं कर सकते। लिमिटेशंस यहाँ पर लगाए गए थे पार्लियामेंट के पावर टू अमेंड पर आर्टिकल 368 पर कि आप कुछ भी चेंज कर लो, पार्ट 3 को आप अमेंड नहीं कर सकते। Article 368 gives the procedure to amend but does not confer on Parliament the power to amend the Constitution. ये किस जजमेंट में कहा गया था? Is that MC Mehta versus Union of India? Is that Vellore Citizens Welfare Forum versus Union of India? Subhash Kumar versus State of Bihar? Or is that Golaknath case? And absolutely the correct answer is 1967 में आया गोलकनाथ केस। सुप्रीम कोर्ट ने यही कहा, देखो तुम फंडामेंटल राइट्स चेंज नहीं कर सकते, आर्टिकल 368 का रेफरेंस तुम जरूर दे रहे हो, उसकी मदद से होगा क्या? आर्टिकल 368 आपको प्रोसेस देता है, पावर नहीं देता। आपको एक सेपरेट कॉन्स्टिट्यूंट असेंबली बिठानी पड़ेगी अगर आप कुछ छेड़खानी फंडामेंटल राइट्स के साथ करना चाहते हो तो। सो डी इज द राइट आंसर फॉर दैट। Which of the following cases extended reservation for promotion in employment for scheduled caste and scheduled tribe? Which of the following amendments? Is that 72nd, 73rd, 74th या 77th? ये straight away factual question था। 1995 में 77th कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट के तहत हमने प्रमोशन का, हमें रिजर्वेशन का कॉन्सेप्ट इवन प्रमोशंस में भी एक्सटेंड किया हुआ था एम्प्लॉयमेंट में फॉर स्केड्यूल्ड कास्ट एंड स्केड्यूल्ड ट्राइब्स। The Shah Bano case dealt with the issue of right to education, triple talaq, right to property and the child marriage। आप हैरान होंगे, ट्रिपल तलाक जो रिसेंटली बैन किया गया ये बहुत लंबा चौड़ा प्रोसेस है। ट्रिपल तलाक का सबसे पहला जो स्पार्क था वो शाह बानो केस का ही था। राजीव गांधी जी की सरकार थी तब। हुआ क्या कि शाह बानो जी के हस्बैंड ने ना उन्हें बस तलाक 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 कहकर छोड़ दिया हुआ था। एलिमनी जो प्रोवाइड करना था वो प्रोवाइड नहीं कर रहे थे क्योंकि शरीयत में इसके प्रोविजंस नहीं थे। तो शाह बानो जी सुप्रीम कोर्ट के ही अपने खुद, उनके हस्बैंड एक एडवोकेट थे तो उनके खिलाफ पिटीशन दाखिल किया। सुप्रीम कोर्ट में लंबी चौड़ी सुनवाई हो और सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि भाई ये गलत है, एलिमनी आपको प्रोवाइड करनी पड़ेगी। यानी कि यहाँ पर शरीयत लॉ को से डिविएट होकर सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि हाँ आपको एलिमनी प्रोवाइड करना पड़ेगा। इमीडिएटली राजीव गांधी जी की सरकार ने कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट लाया जिसके द्वारा ये चीज़ नलीफाई की गई थी। बहुत कंट्रोवर्सी उस जमाने में स्पार्क हुई थी शाह बानो केस को लेकर। The Hawala case refers to a series of cases related to corruption in high offices, terrorism financing, money laundering and electoral funds। ये straight away factual question था। हवाला केसेस जो थे वो मनी लॉन्ड्रिंग से रिलेटेड थे। Which article gives us right to constitutional remedies? Article 29, 30, 31 या 32? And the correct answer is of course Article 32 जिसके तहत जुडिशियल रिव्यू भी करता है सुप्रीम कोर्ट। The Aadhaar case primarily dealt with the issues related to right to privacy, right to education, right to equality, right to property। 2016 में आधार एक्ट पास किया गया था जिसके तहत मैंडेटरी किया गया था आधार कई सारे गवर्नमेंट स्कीम्स को लेकर। तो पुट्टास्वामी केस 2017 में जो आया वो इसी से डील करता था कि आधार जो है वो मेरी प्राइवेसी को इन्फ्रिंज करता है, ब्रीच करता है।
तो बिकॉज ऑफ दैट सुप्रीम कोर्ट ने उसे अपहोल्ड किया और कहा कि राइट टू प्राइवेसी इज ऑल्सो पार्ट एंड पार्सल ऑफ आर्टिकल 21, दैट इज राइट टू राइट टू लिबर्टी, राइट टू लाइफ। सो बिकॉज ऑफ दैट आधार को जो है आप मैंडेटरी नहीं कर सकते। द सरला मुदगल केस डेल्ट विद द इशू ऑफ सती, चाइल्ड मैरिज, बाइगमी या डाउरी डेथ। थोड़ा बहुत यूनिक सरला मुदगल जी का केस था, ठीक है। हुआ ये कि उनके हस्बैंड ने पहली मैरिज को बिना नलीफाई किए इस्लाम एक्सेप्ट किया और दूसरी मैरिज की। अब देखिए इस्लाम में वैसे तो 4 बीवियों तक एलिजिबल है, बिना फर्स्ट बीवी के परमिशन लिए भी सेकंड शादी कर सकते हैं। सो यहाँ पर हुआ क्या कि दूसरी बार शादी करने के लिए दिस मैन ही एक्सेप्टेड इस्लाम और उन्होंने सेकंड शादी की। तो सरला मुदगल का केस सुप्रीम कोर्ट तक गया और सुप्रीम कोर्ट ने विथहोल्ड किया कि देखो ये पहला मैरिज जो आपने किया तब आप हिंदू थे, पहला मैरिज अभी डिसॉल्व नहीं हुआ है हिंदू मैरिज एक्ट के तहत, और दूसरा मैरिज जो आप कर रहे हैं ना, ठीक है, और वो कन्वर्शन जो है वो इलीगल कंसिडर किया जाएगा अंडर सेक्शन 494 ऑफ इंडियन पीनल कोड 1860, क्योंकि स्पेसिफिकली शादी करने के पर्पस के लिए ही आप अपना रिलीजन चेंज कर रहे हो। सो वन ऑफ द मोस्ट हिस्टोरिक लैंडमार्क जजमेंट्स, सरला मुदगल केस। द केस ऑफ इंडियन यंग लॉयर्स एसोसिएशन वर्सेस स्टेट ऑफ केरला इज एसोसिएटेड विद, ये बहुत ही रिसेंट हमें कंट्रोवर्सी देखने को मिली हुई थी। इज दैट राइट टू प्राइवेसी, शबरीमाला टेम्पल एंट्री और ट्रिपल तलाक, रिजर्वेशन इन प्रमोशन। एंड द करेक्ट आंसर इज शबरीमाला टेम्पल एंट्री। 10 से लेकर 50 या 55 साल के बीच जो विमेन हैं उन्हें शबरीमाला टेम्पल में एंट्री नहीं मिलती। अब देखिए कई सारे इसके रिलीजियस अलग अलग रीजन्स हैं, ठीक है। कई लोगों की मान्यता है कि भाई ये कई 100 सालों से ट्रेडिशन चल रहा है, उसी तरीके से अपहोल्ड करें। जो वहाँ पर डाइटी हैं, ही हैज़ एक्सेप्टेड सेलिबसी, ब्रह्मचारी हैं। सो बिकॉज ऑफ दैट जो विमेन जो मेंस्ट्रुएटिंग साइकिल अभी जिनका एक्टिव है, तो ऐसी वुमेन वहाँ पर एंटर नहीं कर सकते। सो बिकॉज ऑफ दैट ये लेकर केस जो है वो सुप्रीम कोर्ट गए हुए थे। इट वॉज रिगार्डिंग शबरीमाला टेम्पल एंट्री। Nalsa versus Union of India case is associated with which of the following? Is that right to education, right to information, right of transgender persons or right to privacy? अब देखिए नालसा का केस 2014 में आया हुआ था एंड इट रिलेटेड विद द राइट ऑफ ट्रांसजेंडर पर्सन। तो यहाँ पर सुप्रीम कोर्ट ने कहा क्या कि अब एक्चुअली रिकॉग्नाइज किया ट्रांसजेंडर पर्सन का एज थर्ड जेंडर, और कई सारे गाइडलाइंस ताकीद भी यहाँ पर सेंटर और पार्लियामेंट को दिए गए कि भाई आप उन्हें माइनॉरिटी की तरह कंसिडर करो, उन्हें एजुकेशन एम्प्लॉयमेंट में रिजर्वेशंस प्रोवाइड करो, तभी वो आगे बढ़ेंगे, रियल एम्पावरमेंट उनका होगा। सो नालसा वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया, अभी भी जब आप कोई ऑनलाइन एप्लीकेशन अगर दे रहे हो तो जेंडर की जगह आपको मेल, फीमेल, थर्ड जेंडर या अदर जेंडर का ऑप्शन देखने को मिलता है। यू कैन ऑल फाइंड के यही सुप्रीम कोर्ट की जजमेंट की वजह से ही वो चेंज हमें देखने को मिला हुआ है। सो दिस वॉज रिगार्डिंग द नालसा वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया। तो ये थे चंद इंपॉर्टेंट से MCQs जो कि लैंडमार्क केसेस और जजमेंट से रिलेटेड थे सुप्रीम कोर्ट के। Meet you next time. Until then, stay healthy, stay safe. Thank you for watching my video. जय हिंद। अगर आप एक डिफेंस एस्पिरेंट हैं और SSB इंटरव्यू, NDA, CDS, FCAT जैसे एग्जाम्स के लिए प्रिपेयर कर रहे हैं तो आप SSB क्रैक एग्जाम्स के कोर्स को चेक करना ना भूलें। आप हमारी लर्निंग एप्लीकेशन को Google Play Store से भी डाउनलोड कर सकते हैं।